हेलो गाइस हो जैसा कि हमने सोल लैंड 2 के लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि हु यू है नाउ और उसके टीम के पीछे पड़ चुके होते हैं क्राउन प्रिंस के आदमी। और उन सभी ने डिसाइड कर लिया होता है कि वो यहां पर इनको बहुत ही ज्यादा बुरा सबक सिखाएंगे, क्योंकि क्राउन प्रिंस को यह बात समझ में आ जाती है कि अगर अभी ही हु यू है और उसकी टीम को यहां से नहीं हटाया गया तो फिर फ्यूचर में ये लोग बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने खड़ा करेंगे। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहां पर प्रिंस शूट तियान रेन के सामने उसी का एक बंदा मौजूद होता है जो कि गहरा होता है कि हम ये काम नहीं कर सके। तभी यहां पर शूटियन रेन गहरा होता है कि मुझे नहीं पता था कि एक छोटा सा सेट हमारे लिए डील कर पाना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और यहां पर ये सारी चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकती है। मैंने तुमसे कहा था कि इस पर्सन को भी लेकर आना मेरे सामने। तभी उसके सामने बैठा हुआ वो बंदा कह रहा होता है कि हमें प्लीज माफ कर दीजिए। तभी यहां पर क्राउन प्रिंस कह रहा था कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि उन्हें करना ही नहीं चाहिए था, जो कि गलत भी है। और यहां पर अपने गुस्से को शो कर रहा होता है। तभी यहां पर उसका सर्वेंट कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, क्योंकि हमारे लोगों को पहले से ही पता है कि उनके साथ में क्या करना है और अब हम वैसा करेंगे भी, जिसके साथ ही दूसरी तरफ हमें वही लोग दिखाए जाते हैं जिनको यहां पर इनको पकड़ लिया गया था और इनसे पूछताछ चल रही होती है। लेकिन इतनी देर में वो बंदा उसके ऊपर तो कोई कर्ज आने लगा था और उस कर्ज की वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती। वो ऑन दी स्पॉट ही डेड हो गया था, जो उसके बाद उसके बाकी सारे साथियों की भी हालत धीरे धीरे करके खराब होने लगी होती है। सभी दर्द से तड़प रहे थे और यहां पर उनको बचाने के लिए कोई सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा था और यहां पर ये लोग तड़प तड़प कर ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा आगे आता है जो कि उसकी ब्रेथ को चेक कर रहा था कि कहीं ये जिंदा है या फिर नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको पता चलता है कि ये बंदा तो डेड हो गया है। तभी वो अपने साथी को भी बता देता है कि यहाँ पर सिचुएशन काफी खराब नजर आ रही है, जिसके साथ ही के पास में एक बार फिर से ये सारी न्यूज पहुंचा दी जाती है, जिसके साथ ही यहाँ पर कह रहा होता है कि जो भी हो लेकिन इनकी फैमिली को अच्छे से हैंडल करना तुम लोग। उसका सर्वेंट वहां पर समझ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो वहां से उठ के चला गया था। लेकिन बेचारी ऑरेंज, क्योंकि हम सभी को पता है कि वो हुयुहाव से कितना ज्यादा प्यार करती है और अभी भी यहाँ पर इस सिचुएशन को वो हुयुहाव के लिए ही यूज करना चाह रही थी, जिसके चलते वो यहाँ पर इनडायरेक्टली ये कह रही होती है कि मुझे लगता है आपको ये इस अक्षयन को लेकर इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे से पता है। वैसे भी यहाँ पर और भी काफी सारे मेजर सेक्ट्स हैं और उन लोगों के ताल्लुकात भी बाकी सेक्ट्स के साथ में अच्छे। मुझे डर है इस बात का कि अगर हम यहाँ पर अपने को सेंड करेंगे तो फिर शायद से ये हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि चीज रिपब्लिकली अगर सामने आ गई तो फिर मुझे इसके बारे में डर है। लेकिन शू तियानन उसकी बात को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ रहा होता है और कहीं ना कहीं उसको यह भी पता था कि ऑरेंज के दिल में क्या है, लेकिन फिर भी वो इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देता है। साथ ही कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस टैग सेट को पकड़ना मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है? वो बस मेरे लिए एक छोटा सा सेट है और यहां पर हमें इतना ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत नहीं है उनके लिए, और इस चीजों को मैं आराम से खुद ही हैंडल कर लूंगा। बेचारी ऑरेंज का मुंह उतार जाता है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अगर क्राउन प्रिंस ने इस मैटर को अपने हाथ में ले लिया है तो अब ये मैटर जरूरत से ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है। एंड हु यू है एंड उसकी टीम का बुरा वक्त भी कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है, क्योंकि अगर एक बार क्राउन प्रिंस की नज़र किसी के ऊपर पड़ जाती है तो वो उसे पूरे के पूरे तरीके से ही तबाह कर डालता है, जैसा कि हमने कुछ लास्ट एपिसोड पहले भी देखा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि काइटो विंडो के पास में खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि वो जो लोग हैं वो ज़रूर से ही सन एंड मून एम्पायर से हैं और यहाँ पर चीज़ें काफ़ी खतरनाक हो रही है। तभी यहाँ पर अपनी डोंगारवी ये कहने लग जाती है कि मुझे लग रहा है कि हमें तो इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहिए इन लोगों को वापस से साइज करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर कैटोस को टोकते हुए ये कह रहा होता है कि तुम्हें सच में लगता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान है? मुझे तो डर है यहाँ पर जो असैशन और साथी क्रॉप्स वो भेज रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तभी यहाँ पर उसकी बात के ऊपर ध्यान देने के बाद अपनी डोंगर भी कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि हूँ यूं ही काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी रहेगा, क्योंकि हमारे सेकंड ब्रदर तो वैसे भी फाइट नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर कल को हमारा एलिट कंपटीशन भी होने वाला है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सन एंड मून एम्पायर ने अपने ट्रूप्स का एक पूरा का पूरा ग्रुप ही लॉस्ट कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बार फिर से वो एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट करेंगे और यहाँ पर ये अटेम्प्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नियर हमारे ऊपर हो सकता है। तभी का कह रहा होता है कि बिल्कुल, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हमें इसी अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहिए शिहुई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और श्राद्ध से यही एक मौका है जहाँ पर हम डेथ में जाके इन सारी चीज़ों को पूरे अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही फर्दर स्टेप्स लेंगे। डोंगार्ड कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर डोंगार्ड बाकी सारे लोगों से भी यही कह रही थी कि अभी हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन तभी स्याओं कह रही होती है कि डोंगार्ड, मुझे लगता है कि कल जो हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है उसके ऊपर हमें पहले ध्यान देना होगा, क्योंकि उसके लिए भी प्रिपेयर रहना तो ज़रूरी ही है, जो इसके बाद अब हमें डायरेक्ट नेक्स्ट डे का सीन दिखाना।
जहां पर अभी भी नॉकआउट राउंड्स चल रहे थे और यहां पर एरिना के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ माहौल हो रहा होता है, क्योंकि यहां पर फाइट कर रही होती ही अपनी वांग क्यूआर और नॉकआउट राउंड के अंदर, तो वो बंदे को ढंग से खड़ा भी नहीं होने दे रही थी। ओपोनेंट बस एरिना के अंदर आना था और वहां से फिर उसकी बोर्ड ही उठकर जा रही होती है। बाकी सारे लोग काफ़ी इंटरेस्ट के साथ में डोंगर का ही मैच देख रहे थे। मैं घुंगचीन एंड यहाँ पर शाओंगचीन भी फाइट कर रहे होते हैं अपने अपने ओपोनेंट के साथ में, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन वो अपनी पावर का दे रहे थे, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कुछ टीम बैटल्स भी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर डोंगर को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने ओपोनेंट को फ्लाई करते हुए काफ़ी आसानी के साथ में ख़त्म कर दे रही थी। और यहाँ पर लोग उसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड थे, क्योंकि जिस तरीके से वो फाइट कर रही थी उसका फाइटिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अलग था। नॉकआउट राउंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है और यहाँ पर अपने एनिमी को मारने के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रदर्शन दे रही थी। उसने तो यहाँ पर अपनी अच्छी खासी छाप भी लोगों के ऊपर छोड़ दी थी। उसका यूनिक स्टाइल काफ़ी अलग था, जिसके साथ ही अपना हो यू हाव जैसे ही ओपोनेंट उसके पास आता, अटैक करने के लिए वो अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, और उसको सिर्फ अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए भी हो यू हॉव काफ़ी ज़्यादा अच्छा सबक सिखा रहा था, जिससे कि यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर अपनी लिटिल प्रिंसेस भी दे रही होती है, और साथ ही यहाँ पर यू हॉव का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा शानदार था कि अगर एरिना के अंदर मौजूद लोगों को सबसे ज़्यादा किसी के परफॉर्मेंस ने प्रभावित किया था, तो वो यकीनन हु यू हाव का ही परफॉर्मेंस था, जो कि इतना ज़्यादा शानदार था कि यहाँ पर सभी लोग उससे न चाहते हुए भी इंप्रेस्ड हो रहे थे। हु यू हाव एक बहुत ही ज़्यादा शानदार खिलाड़ी था, ये चीज़ तो अधीना में बैठा हुआ हर एक इंसान मान जाता है, और यहाँ पर ऑनर सेट के जो लोग थे वो भी उसे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे कि हु यूं वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है। लड़कियां यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। हु यूं उसे जिसके बाधा में दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक एक करके नॉकआउट राउंड जो था वो ऐसे ही चलता जा रहा होता है, जहाँ पर जो टीम थी अब यहाँ पर 22 बची होती है, और अब यहाँ पर इनकी पेयरिंग भी कहीं ना कहीं शुरू हो रही थी। तभी स्याओं को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश थी और कह रही होती है कि वैसे यहाँ पर अब सब कुछ हो चुका है और अब यहाँ पर काफ़ी कम टीम्स बची है। वो वहाँ पर फ्रूट्स को भी एंजॉय कर रही थी और देख रही होती है कि आखिर यहाँ पर उसके फ्रूट्स कौन चुरा कर खा रहा है, तो यहाँ पर वो कोई और नहीं बल्कि डगार होती है। वो दोनों मजाक मस्ती कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एक और राउंड शुरू और जाता है, जहाँ पर होस्ट अनाउंस करता है कि अब ये राउंड स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर टीम बैटल्स होंगी, और यहाँ पर वो अनाउंस कर रहा होता है। असल में ये जो सेकंड मैच ही यहाँ पर शफल करके हो रहा था, जहाँ पर एक तरफ सन एंड मून एम्पायर आ गया था, तो उसके दूसरी तरफ लोग जानने के लिए बेकरार थे कि यहाँ पर कौन होगा। सन एंड मून एम्पायर के लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, तो यहाँ पर श्रेक एकेडमी उनके अगेंस्ट जाती है, जिसे देखने के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे ये देखने के लिए कि ना जाने अब इस बैटल के अंदर आखिर कौन सा इंटरेस्टिंग पड़ाव आने वाला है। तभी यहाँ पर क्यूआरडी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर फाइटिंग के लिए रेडी थी। दूसरी तरफ टैंकमैन को दिखाया जाता है, जिनको सेलेक्ट कर लिया गया था सन एंड मून और साथ ही शेक के साथ में। और ये देखने के बाद तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा हताश सी हो गए थे और कह रहे होते हैं कि क्या ये पेयरिंग जानबूझकर की गई है। साथ ही यहाँ पर क्राउन प्रिंस को भी देखते हैं। इसके अलावा मिस्टर होंगचेन भी वहाँ पर मौजूद थे, और वो दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। ऐसा नज़र आ रहा होता है कि शायद से इन दोनों ने कुछ ना कुछ खिचड़ी तो साथ में बनाई ही है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे और कह रहे होते हैं कि अब तो मज़ा आने वाला है इन बैटल के अंदर, क्योंकि अब यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलेगा सन एंड मून एम्पायर के अगेंस्ट में श्रेक एकेडमी के राउंड तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। वाकई में इसको देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तभी कुछ और भी यही कह रहे थे कि नॉकआउट राउंड तो खत्म हो चुके हैं और अब यहाँ पर देखना ये है कि असल प्लेयर यहाँ पर क्या उखाड़ सकता है। काइटो भी यही कह रहा होता है कि वैसे ये जो राउंड है मुझे भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब सा चल रहा है। वैसे तो सभी लोगों को यहाँ पर पता था कि क्राउन प्रिंस जो चाहेगा वही होएगा, लेकिन यहाँ पर मेन बात ये थी कि क्राउन प्रिंस भी यहाँ पर इस गेम को अब खेल रहा होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक के साथ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि और ये लोग आपस में ऐसे ही बातचीत कर रहे होते और सबको पता था कि जानबूझकर पूरा का पूरा ट्रिप ही रचाया गया है। तभी हुई वहाँ के टीम वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे और कह रहे थे कि अगर हम यहाँ पर सन एंड मून एम्पायर के लोगों से फाइट करेंगे भी, तब भी यहाँ पर इन दी एंड हमें श्रेक एकेडमी से तो फाइट करनी ही होगी, जैसे कि हिंदी एंड हम लोगों को आपस में ही लड़वाया जा रहा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात हो चुकी हो। ऐसा लग रहा है कि लोग जानबूझकर हमें आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो युवा कह रहा होता है कि बस चुप जाऊंगी, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, हम लोग इसको खुद से हैंडल कर लेंगे और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एरिना के अंदर ये लोग उतर कर आने वाले थे, लेकिन उस दिन नहीं बल्कि नेक्स्ट डे, जिसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाना जाता है। सभी लोगों ने अपनी प्रिपरेशन कर ली होती है और यहाँ पर ऑडियंस एक बार फिर से चकाचक भर चुकी होती है इस मैच को देखने के लिए, क्योंकि